चलें आज बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, जिसे बुलंद फिशारे खून भी कहते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बर्तानिया में इसके इलाज के लिए सरकारी गाइडलाइंस क्या कहती हैं। ये एक बहुत अहम मौजू है क्योंकि ये लाखों लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। फर्ज करें आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है ना कि अब आगे क्या होगा। तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम बर्तानिया की ऑफिशियल गाइडलाइंस को देखेंगे ताकि ये पूरा मेडिकल प्रोसेस एक आसान सफ़र की तरह समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। ये हाई ब्लड प्रेशर या जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, आखिर है क्या? इसकी जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं उनका असल मतलब क्या है, चलें देखते हैं। अच्छा, तो ये टेबल देखें। यहाँ हाइपरटेंशन को 3 स्टेजेस में तकसीम किया गया है, स्टेज 1, 2 और फिर सिवियर यानी शदीद। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गाइडलाइंस 2 तरह की रीडिंग्स पर जोर देती हैं। एक तो वो जो क्लिनिक में ली जाती है और दूसरी वो जो घर पर या फिर 24 घंटे की मॉनिटरिंग से आती है। और पता है क्या, यही दूसरी वाली रीडिंग ज्यादा काबिल एतबार मानी जाती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। क्लिनिक में एक बार किसी का ब्लड प्रेशर हाई आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि फौरन तशखीस हो गई। ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, एक दुरुस्त तशखीस के लिए डॉक्टर्स को एक मुकम्मल और हकीकी तस्वीर चाहिए होती है, सिर्फ एक लम्हे की नहीं। तो फिर सही तशखीस होती कैसे है? देखें, ऑफिशियल तरीका यह है कि घर पर ली गई कई रीडिंग्स या फिर 24 घंटे की मॉनिटरिंग से जो एवरेज निकलता है उस पर भरोसा किया जाता है। इससे ब्लड प्रेशर की असल कहानी सामने आती है और इससे व्हाइट कोट सिंड्रोम का मसला भी हल हो जाता है। ये वही चीज़ है जब डॉक्टर को देखकर या क्लिनिक के माहौल में घबराहट से ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए शूट कर जाता है। अच्छा, तो तशखीस हो गई, अब इलाज की बारी है। लेकिन ठहरिए, दवाओं पर जाने से पहले सबसे पहली और सबसे अहम चीज होती है लाइफस्टाइल। यही इलाज की बुनियाद है। और ये बात इतनी अहम है कि खुद मेडिकल गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि लाइफस्टाइल से मुताल्लिक मशवरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये इलाज का एक लाजमी और बुनियादी हिस्सा है। 10, जी हाँ 10 mmHg, ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाले नंबर में इतनी कमी है जो सिर्फ रोजाना 6 ग्राम नमक कम करने से आ सकती है। सोचें कितनी छोटी सी तब्दीली और कितना बड़ा असर। लेकिन बात सिर्फ नमक की नहीं है। गाइडलाइंस एक पूरे पैकेज की बात करती हैं, जैसे कि कैफीन और अल्कोहल का इस्तेमाल कम करें, सिगरेट नोशी को बिल्कुल छोड़ दें, अपनी खुराक में फल और सब्जियां शामिल करें, वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और हाँ, अगर वजन ज्यादा है तो उसे कम करें। ये सब मिलकर काम करता है। अच्छा, अब मान लें कि लाइफस्टाइल बदलने के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर क्या? तब डॉक्टर दवाओं की तरफ आते हैं और इसके लिए भी एक बाकायदा स्टेप बाय स्टेप प्लान है, जिसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। चलें अब इस दवाओं वाली सीढ़ी पर चढ़ते हैं। पहला कदम बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से इलाज का रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ये हर शख्स के हिसाब से तय होता है। तो ये पहला फैसला सबसे अहम है। डॉक्टर 2 चीज़ें देखते हैं, उम्र और नस्ली पसे मंज़र। अगर किसी की उम्र 55 साल से कम है तो उन्हें आमतौर पर ए कैटेगरी की दवा दी जाती है, जैसे AC इन्हिबिटर्स। ये दवाएं खून की नालियों को रिलैक्स करती हैं। लेकिन अगर उम्र 55 साल से ज़्यादा है या कोई अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है तो उनके लिए C कैटेगरी की दवा यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ज़्यादा मौसर साबित होती है। अब आते हैं स्टेप 2 पर। अगर एक दवा से काम ना बने तो डॉक्टर एक और दवा शामिल कर देते हैं। ये बहुत मंतकी है। मिसाल के तौर पर अगर इलाज ए दवा से शुरू हुआ था तो इसके साथ या तो C दवा शामिल की जाएगी या फिर D दवा। ये D दवा एक डायूरेटिक होती है जो जिस्म से फालतू पानी और नमक निकालने में मदद करती है। मकसद एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो ज़्यादा मौसर हो। और अगर 2 दवाओं से भी बात ना बने तो हम पहुंच जाते हैं स्टेप 3 पर। यहां तक आते आते मरीज को तीनों अहम कैटेगरीज की दवाएं दी जाती हैं, यानी A, C और D। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जो मिलकर मुख्तलिफ एंगल से ब्लड प्रेशर को टारगेट करता है। अब एक ऐसी सूरत हाल भी आ सकती है जब ये तीनों दवाएं मिलकर भी ब्लड प्रेशर को काबू में ना ला पाएं। इस कंडीशन को कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, मतलब ऐसा हाई ब्लड प्रेशर जो इलाज के खिलाफ मुजाहिमत कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहां डॉक्टर्स चौथे स्टेप के बारे में सोचते हैं और अक्सर किसी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करने का भी फैसला करते हैं। तो सवाल यह है कि जब 3 दवाएं भी नाकाफी हो जाएं तो फिर क्या? यही है स्टेप 4। लेकिन इसमें एक और दवा शामिल करने से पहले कुछ बहुत अहम चीजें चेक की जाती हैं। तो चौथी दवा देने से पहले डॉक्टर्स क्या देखते हैं?
वो दोबारा घर की रीडिंग से तस्दीक करते हैं कि बीपी वाकई हाई है। वो ये भी चेक करते हैं कि खड़े होने पर बीपी एकदम से गिर तो नहीं जाता। मरीज से बात की जाती है कि क्या वो दवा वक्त पर ले रहा है। खून में पोटेशियम का लेवल देखा जाता है। ये सारी चेकलिस्ट पूरी करने के बाद ही किसी चौथी दवा जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन या बीटा ब्लॉकर का सोचा जाता है। इतनी सारी दवाएं, इतने सारे स्टेप्स, लेकिन आखिर इन सब का मकसद क्या है? हम किस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं? और ये टेबल बहुत अच्छी तरह दिखाता है कि टारगेट सबके लिए एक जैसा नहीं है। यहाँ भी उम्र का ख्याल रखा जाता है। अगर उम्र 80 साल से कम है तो टारगेट है 140-90 से नीचे, लेकिन अगर उम्र 80 साल से ज्यादा है तो टारगेट थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, यानी 150-90 से कम। ऐसा इसलिए ताकि इलाज महफूज रहे और साइड इफेक्ट्स का खतरा कम से कम हो। तो आखिर में हमने देखा कि ये गाइडलाइंस एक पूरा रोड मैप फराहम करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज सिर्फ गोलियां खाना नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर और मरीज के दरमियान एक पार्टनरशिप है, एक मुश्तरका सफ़र है। तो आखिर में सवाल ये है कि क्या ये सारी मालूमात जानने के बाद कोई भी शख्स अपनी सेहत के सफ़र में एक ज़्यादा बाखबर और फ़ाल साथी नहीं बन सकता? क्योंकि जब बात सेहत की हो तो इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है।